हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन। मैं हूं कांता और आपके लिए लेके आई हूं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमारे भाग 3। पहले हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़ा था। भाग 1 में हमें पढ़ा था संघ और उसके राज्य का जो क्षेत्र था हमारा, उसके बारे में पढ़ा था, संघ और उसके क्षेत्र। सेकंड हमने पढ़ा था नागरिकता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे मूल अधिकार, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो कौन कौन से थे, आज हम उन्हें पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भाग 3 के अंदर आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मूल अधिकार, और इसके जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक है। तो अनुच्छेद 12 में सबसे पहले क्या बताया गया है, हमारा परिभाषा बताई गई है। किसकी परिभाषा? राज्य शब्द की परिभाषा। तो इसके अंदर क्या है कि राज्य जो है उसको शामिल किया गया है, और उसके अंदर क्या क्या आएंगे, जैसे संघ की सरकार है और संघ की जो संसद है, राज्य की सरकार के बारे में, राज्य की विधानमंडल के बारे में, फिर जो स्थानीय है पदाधिकारी हैं जैसे नगर पालिका है, जिला मंडल है, पंचायतें हैं, वो आती है। फिर अन्य जो पदाधिकारी है जैसे राजस्थान विद्युत बोर्ड या सहकारी समिति इत्यादि, ये सब हमारा क्या है कि इसमें आता है जो हमारी परिभाषा है, जो राज्य शब्द है उसके अंतर्गत कौन कौन से विषयों को रखा गया है। तो हमारे अनुच्छेद 12 में क्या थी? परिभाषा थी। परिभाषा किसकी थी? हमारे राज्य शब्द की परिभाषा थी। और राज्य शब्द में हमारे क्या क्या आए थे? एक तो संघ का सरकार और संघ की संसद आई थी, राज्य की सरकार आई थी, राज्य के जो विधानमंडल है, फिर जो स्थानीय जो पदाधिकारी है जैसे कि हमारी जिला मंडल है, पंचायतें हैं, नगर पालिका है, और अन्य में जैसे जो भी हमारा जो विद्युत बोर्ड है, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो पंजाब का हो, कहीं का भी हो, तो वो सब हमारी किस में आता है? राज्य के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 13 में हम पढ़ेंगे कि जो मूल अधिकार होते हैं उनका या तो असंगत होता है या उनकी अल्पीकरण जो किया जाता है उसकी विधि कौन सी है। तो सबसे पहले क्या है कि संविधान लागू होने से पहले क्या था हमारा, उससे पहले की जो विधि थी उसे क्या बोलते थे? मूल अधिकारी। जो मूल अधिकारी होते थे उनसे अगर संगत हो जाती थी तो वह क्या होती थी? शून्य होगी। मतलब संविधान लागू होने से पहले अगर कोई भी विधि जो मूल अधिकारी से असंगत हो जाती है तो उसकी क्या होगी? वो शून्य मानी जाएगी। फिर सेकंड, यदि कोई विधि इस मांग के द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकारों को न्यून यानी कि शून्य या कम करता है तो उस विधि को क्या है? उस विधि को भी शून्य तक ही माना जाएगा। उस विधि को, उस संगत को भी क्या है? शून्य ही माना जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारे संविधान लागू होने के बाद में जो हमारे यहाँ पर संशोधन हुए हैं, तो वो संशोधन किन किन के तहत हुए थे, हम थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे। कौन कौन से ऐसे केस आए थे जिनके कारण से क्या है संविधान में संशोधन किए गए थे। हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो उसके बाद में सबसे पहले क्या होता है कि 1951 के अंदर में क्या आता है? शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ का एक मामला आता है। उसमें क्या प्रश्न उठाए गए थे कि संसद के जो मूलाधिकारी है, ठीक है, उनको संशोधित कर सकती है या नहीं। संसद क्या है, जो मूल अधिकार होते हैं हमारे, उनमें कुछ संशोधन कर सकती है या नहीं। इस मामले को कहाँ ले जाया गया था? हमारा न्यायालय में ले जाया गया था, जिसमें न्यायालय ने निर्णय दिया था किसके तहत? अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में उन्होंने क्या बताया गया था कि संविधान का जो संशोधन है वो क्या है? एक विधि के अंतर्गत नहीं आता, इसमें कोई विधि नहीं होती है संशोधन के लिए। इसलिए क्या है कि संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, क्योंकि वो विधि के अंदर नहीं आएगा तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या है? संशोधन होगा। क्योंकि क्या है, जो न्यायालय था उसने क्या कहा था कि हम उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो संशोधन बन गए हैं हम उनको डिलीट कर देंगे, हम उन्हें डिलीट ही नहीं कर सकते।
हम उन्हें डिलीट नहीं कर सकते, बट उनकी जगह पे क्या कर सकते हैं, उनके भाग बना सकते हैं, जैसा कै ख ग इस टाइप से, या ए बी सी। तो ये क्या है, संशोधन के हम भाग बना सकते हैं, उनको संशोधित कर सकते हैं, उनमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें डिलीट नहीं किया जा सकता। फिर सेकंड जो मामला आया था सज्जन सिंह का आया था, और किसके रिगार्डिंग आया था, राजस्थान की जो राज्य है उसके रिगार्डिंग। सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य, ये मामला कब आया था हमारा सामने, 1966 को। इसके अनुसार क्या हुआ कि संविधान में जो संशोधन कर सकती है, ठीक है, तो जो संसद है वो क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। यहाँ पे क्या आया था, अनुच्छेद 368 के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, जो विहित प्रक्रिया है उसके अनुसार क्या है, उसके अंतर्गत क्या है, संशोधन जो है उसकी जो विधि है वो उसके अंतर्गत आती ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, संविधान जो है वो संशोधन, संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। और यहाँ पे 1966 में क्या किया गया था, एक संशोधन कर दिया गया था। फिर थर्ड इसमें आया था गोकुलनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। पहले राजस्थान का आया था, अब किसका है, पंजाब राज्य का है। जो ये हमारा जो संशोधन हुआ, ये जो हमारा केस चला था, ये 1967 को चला था, और राजस्थान राज्य का कब चला था, 1966 को। तो इसके अंदर क्या होता है हमारा, जो इसमें 11 न्यायाधीश होते हैं जो सुनवाई कर रहे होते हैं, और इसका जो निर्णय लिया गया था वो कितने से लिया गया था, 6/5, यानी कि 6:5 में, कि 6 मेंबर एक सहमति में थे, 5 मेंबर एक डिसीजन की सहमति में थे। तो ये जो निर्णय है किस बहुमत से हुआ था, 6:5 के बहुमत से हुआ था। तो जो संसद है वो क्या है, संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। पहले क्या था कि कर सकती है, ठीक है। 368 के अनुसार उन्होंने बोला था कि जो विधि विहित प्रक्रिया है उसके अंतर्गत तो क्या है, आप इसमें संशोधन कर ही नहीं सकते। लेकिन 1966 में क्या बोला गया कि आप इसमें संशोधन कर सकते हो, ठीक है। फिर अब क्या है, 1967 में वापस से वही निर्णय ले लिया गया। क्या निर्णय ले लिया गया कि जो संसद है वो संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। फिर इसी के अंतर्गत क्या आता है, हमारा 24वां संविधान संशोधन होता है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ हमारा, 1971 को हुआ था। ये किस टाइम हुआ था, जब इंदिरा गांधी था हमारे जो, उनके टाइम में हुआ था ये संशोधन। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को हुआ था। उस टाइम किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी जी थे, वो क्या थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। फिर इसके अंदर हमारा आता है कि जो संसद के जो मूलाधिकारी थे वो क्या है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधित कर सकती है, संशोधन कर सकती है। यानी कि जब हमारा 1971 को संशोधन हुआ उसमें क्या बताया गया था कि जो संसद के जो मूलाधिकारी थे वो क्या कर सकते थे, अब संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते थे। फिर हमारा एक केस आता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। पहले हमारा किसका आया था, राजस्थान का, फिर पंजाब राज्य का, अब किसका है, केरल राज्य का। केरल राज्य का हमारा कब आया, 1973 को आया है। इसका जो डिसीजन लिया गया था, ये जब संशोधन हुआ, ये जो केस हुआ, इसके अंदर क्या हुआ था कि 13 जो न्यायाधीश थे वो क्या है, फैसला सुनाने में थे, सुनवाई कर रहे थे। तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा न्यायाधीश की जो है संख्या थी, और जो न्यायाधीश का निर्णय रहा था वो किससे रहा था, 7:6। 7 मेंबर एक तरफ थे, 6 मेंबर एक तरफ थे, और बहुमत किसने जीता, 7-6 से इनका बहुमत दिया गया था। फिर जो संसद के जो मूल अधिकारों में क्या है, ये संशोधन कर सकती है, पर उसके मूल ढांचे में नहीं। अब कहां से मूल ढांचे की बात हुई है, हमारे 1973 में, कि हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा संविधान है उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन उसमें संशोधन कर सकते हैं। मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, उसमें संशोधन कर सकते हैं, वो भी किसमें, मूल अधिकारों में
संसद क्या करेगी, मूल अधिकारों में संशोधन करेगी। फिर आता है हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि सबसे बड़ा संशोधन अधिनियम है हमारा। 42वां संशोधन अधिनियम सबसे बड़ा संशोधन अधिनियम है और ये कब हुआ था, 1976 में, 1976 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया था कि जो संविधान संशोधन की वैधता है वो किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उसको क्या है, संसद द्वारा किए गए संविधान में जो संशोधन किए गए हैं उसको क्या है, उसकी वैधता पर किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये किसके अंतर्गत बोली गई थी बात, हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, उसके अंतर्गत। कि अब कोई भी जाके ये नहीं बोलेगा कि संसद ने ये डिसीजन लिया है तो ये कैसे ले लिया, तो कोई भी यहाँ पे जाके न्यायालय नहीं जा सकता है, कोई भी कोर्ट में जाके कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। फिर है संशोधन की कोई भी परिसीमा नहीं होगी। जो संसद की संविधान संशोधन है उस पर क्या है, कोई भी परिसीमा नहीं होगी। फिर एक हमारा मामला आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ। पहले हमने क्या देखे थे, राज्य के रिगार्डिंग देखे थे। अब हम क्या देखते हैं, मिनर्वा मिल्स जो है उसका क्या है, एक केस आया था भारत संघ में, ये अगेंस्ट आया था। ये आया था 1980 में। कब आया था, 1980 में। इसमें जो न्यायाधीश थे उनकी संख्या 5 रही थी, जिसमें निर्णय क्या लिया गया था कि उसमें जो भी व्यवस्था की गई है वो असंवैधानिक है, लेकिन जो संसद के द्वारा संविधान के संशोधन के माध्यम से जो संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। ये बात हमने क्या है, पहले भी पढ़ी थी केशवानंद भारती के मामले में। यही बात हमें 1980 का जो मामला आया था फिर उसमें भी देखने को मिली। अब नेक्स्ट, अब हम करते हैं हमारे यहां से हमारे स्टार्ट होते हैं जो अधिकार है, हमारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हमारे सबसे पहला है समता या समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक हमारे जो समता और समानता का जो अधिकार है उसको वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या कहते हैं कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। और उसमें क्या है, जो भी विधियां होती है उनके समान उनका क्या है, जो संरक्षण है उसको प्रदान करेगा। सबसे पहले क्या है कि राज्य क्या करेगा, कोई भी व्यक्ति है उसको क्या है, विधि के समक्ष वो सभी क्या है, समान होंगे। उससे किसी का अधिकार उससे वंचित नहीं किया जाएगा। सरकार की नजर में उन्होंने ये बताया है कि सभी के सभी लोग एक समान है, किसी को भी किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि उनका जो सम्मान है उनका क्या है, वो संरक्षण भी प्रदान करेंगे, यानी कि उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। अब इसमें क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो पद है उसके दौरान क्या होता है कि न्यायालय द्वारा कोई भी इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती। जो समानता का अधिकार है उसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति और हमारे राज्यपाल है उनके पद के दौरान जब वो उस पद पे होते हैं तो न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। अगर कोई राष्ट्रपति है और अगर कोई राज्यपाल है उनके खिलाफ क्या है, किसी भी कोर्ट के अंदर केस वगैरह दर्ज नहीं किया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या होता है कि जो भी हमारे धर्म है, मूल वंश है, उपद्रव है, जाति है, वंश है, उसके आधार पे किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर हम किसी राज्य में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, राज्य की शब्द की परिभाषा पढ़ी थी, तो ये सारी चीजें अब किस में आएगी, एक राज्य के अंदर, कि राज्य में किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म को लेके, उसके वंश को लेके, उसके उद्भव को लेके, उसकी जाति को लेके, किसी भी टाइप का, किसी भी आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी नागरिक क्या है, किसी भी नागरिक किसी भी धर्म को, किसी भी मूल वंश, उद्भव, जाति, वंश के आधार पर सार्वजनिक भोजनालय, अब क्या है,
वो कहीं पे भी रह सकता है, कहीं पे भी खा सकता है, कहीं भी थिएटर में जाके मूवी देख सकता है, उसके लिए क्या है, उसको कहीं भी रोका टोका नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है कि जो हमारा था अनुच्छेद 15A के आधार पे क्या बताया गया था, इसके जो राज्य के अंदर स्त्री और जो बालक होते हैं उनके लिए क्या किया गया था, विशेष प्रावधान कर सकेगा। अब इसके अंदर क्या है, जो राज्य है वो महिलाओं और बच्चों के लिए क्या करेगा, विशेष प्रावधान करेगा, उनके लिए कुछ विशेष चीजें करेगा। अब इसमें नेक्स्ट हमारा जो है ये क्या करता है, जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से कोई भी पिछड़े हुए नागरिक है या किसी भी वर्ग के है तो उनके लिए क्या है, उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करेगा। जैसे कि हम देखते हैं ना कि SC ST या OBC या इनको क्या है, कहीं ना कहीं एडमिशन के लिए छूट मिल जाती है, मार्क्स में छूट मिल जाती है, तो वो क्या है, एक राज्य के द्वारा, जो हमारे राज्य के द्वारा क्या है, इनके लिए जैसे विशेष प्रावधान किए जाते हैं ताकि कोई भी क्या है, शिक्षा के रिगार्डिंग सामाजिक जो है रीतियां हैं उनके अंदर उन्हें पिछड़ा हुआ या उनकी उन्नति में कोई ना कोई रुकावट ना बने, इसलिए उनके लिए क्या किया जाता है, विशेष प्रावधान किया जाता है। फिर जो सरकारी सेवाएं होती हैं, जो हमारी जैसे कि सरकारी सेवाएं, मान लें कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वहाँ पे हमें थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, आपने देखा ही होगा आयुष्मान को लेके, तो वो भी क्या है, कुछ सरकारी सेवाएं हैं जिनमें क्या है, आरक्षण प्रदान करने के भी मापदंड को नियत करते हैं। और ये सबसे पहले कब वो हमारा 1953 के अंदर पहला क्या हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। ये थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि 1953 है उसमें सबसे पहला प्रथम क्या बना था, हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे काका कालेलकर। इसके अध्यक्ष कौन थे, काका कालेलकर। अध्यक्ष किसके थे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के। और इस आयोग को किसने नकारा था, इस आयोग की जो सिफारिशें हैं, जो इन्होंने सिफारिशें की थी कि जो भी आरक्षण है वो पिछड़े वर्ग को देना चाहिए, उनकी सिफारिशों को नकार दिया गया था। और इनको नकारने के बाद में वापस से फिर क्या होता है, सन 1977 में, सन 1977 और 78 में एक मंडल आयोग का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है, 77 और 78 में मंडल आयोग का, जिसको वीपी मंडल जो है, इसको वीपी मंडल का गठन भी कहा गया है। और इसको 1980 में इन्होंने क्या की थी, अपनी रिपोर्ट दी थी। सन 1977 और 78 में एक जो मंडल का आयोग किया गया था, वो मंडल कौन सा था, वीपी मंडल था, जिसका गठन किया गया था। और ये 1980 में अपनी क्या है, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जिसमें क्या है, इस आयोग की सिफारिशें जो थी 1980 में जाके स्वीकार कर ली गई थी। इन्होंने सिफारिशें कब से लगानी स्टार्ट की थी, हमारी 1976 के बाद में इन्होंने सिफारिशें लगानी स्टार्ट कर दी। फिर 1970 से 78 के बीच में इन्होंने एक आयोग, एक मंडल बनाया, वीपी मंडल, एक आयोग, उसका गठन किया गया। और इसके अंदर जो सिफारिशें की गई, किसको लेके गई थी, ओबीसी को लेके, कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। और ये बात क्या है, स्वीकार कर ली गई थी। ये बात कब स्वीकार की गई थी, 1980 की जो रिपोर्ट है उसके अंतर्गत ये बातें स्वीकार कर ली गई थी कि ओबीसी को क्या है, 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अंदर एक केस आता है, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ। इस मामले को क्या है, उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया था, जिसमें निर्णय क्या दिया गया था कि किसी भी शर्त पर आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओबीसी का जो आरक्षण है या जो आरक्षण की बात हुई थी, कोई भी आरक्षण है वो कितना
50% से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए किसी को भी। फिर ओबीसी को ना 2 भागों में बांटा गया था। जब ये मामला होता है तो उसमें ओबीसी को 2 भागों में बांटा गया था। भाग कौन कौन से? एक तो क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में क्या फ़र्क है? नॉन क्रीमी लेयर तो वो थे जिनको क्या है, आरक्षण का अधिकार दिया गया था और जिनकी इनकम क्या है, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख से कम। और किसकी? व्यक्तियों की। उनको किस में रखा गया था? जिन व्यक्तियों की आय 2.5 लाख यानी कि सालाना आय जिनकी 2.5 लाख से कम है, वो ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में। और जिनके पास इनसे ज्यादा है और ओबीसी में, वो किस में आते हैं? क्रीमी लेयर में आते हैं। तो आरक्षण किसको मिलेगा? ये जो नॉन क्रीमी लेयर में है वो आरक्षण उन्हीं को मिलेगा। जो 27% आरक्षण की बात हुई है वो किसे मिलेगा? जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं सिर्फ उन्हें मिलेगा, जो क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें नहीं मिलेगा। इसी दौरान क्या होता है, इसका जो ओबीसी के आरक्षण को लेके फिर बाद में एक संशोधन किया गया था। 1980 में जो बात हो गई, फिर उसके बाद में क्या एक संशोधन किया जाता है, 93वां जो संशोधन है हमारा, 93 जो हमारा संशोधन हुआ था, 93वां संविधान का संशोधन, ये कब हुआ था? सन 2005 में। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। इसके अंदर किसको बताया गया है कि राज्य जो है निजी और उच्च व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक जो शिक्षण है संस्था को छोड़कर वहां पे क्या है, ओबीसी को क्या है, आरक्षण प्रदान करेगा। इन चीजों को अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्था है उनको छोड़कर बाकी सब जगह क्या करेगा? ओबीसी को आरक्षण प्रदान करेगा। इसी के साथ हमने अनुच्छेद जो 15 है वो पूरा कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में फिर क्या आता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब जहां पे क्या है, लोगों को समान अवसर प्रदान हो, जिन विषयों को लेके समान अवसर प्रदान हो उनके बारे में बताया गया है। तो समानता कहाँ कहाँ होगी? राज्य के अधीन जो नियोजन है, जो नियुक्ति है, उनके संबंधों में जो भी विषय थे सभी नागरिकों को क्या है, समान अवसर प्रदान करेगी। ऐसा नहीं है कि किसी को बार बार अवसर मिल रहे, किसी को एक बार भी नहीं मिल रहे, किसी को बार बार अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है, किसी को एक बार भी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि सभी को समान अपॉर्चुनिटी, समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, कोई भी जो नागरिक है राज्य के अधीन जिनकी नियोजन या नियुक्ति से संबंधित जो भी विषय है, न कि केवल उसमें धर्म हो, मूल वंश हो, जाति हो, लिंग हो या जन्म स्थान या निवास के आधार पर, उनको कोई भी अयोग्य नहीं माना जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है, अब क्या आता है, पहले तो था राज्य से रिलेटेड। अब संसद क्या करती है कि जो किसी भी राज्य के अधीन अगर कोई सेवा के लिए उस राज्य का निवासी होना निश्चित कर सकती है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि कुछ एक ऐसे होते हैं एग्जाम जिनमें हम ये देखते हैं कि वो हमारा इंडियन हो या वो हरियाणा के स्टेट से हो या वो राजस्थान के स्टेट से हो या वो पंजाब स्टेट से हो, वहीं के लोग क्या है उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। कुछ एक एग्जाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के स्टेट के लिए निकलते हैं। जो अदर स्टेट वाले जाएंगे तो उनकी किस में जाएंगे, वो अदर स्टेट के थ्रू से उनको क्या है, कोई भी कोटा नहीं मिलेगा, उन्हें जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। अदर स्टेट वालों को किस में रखा जाएगा? जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। उन्हें कोई भी कोटा प्राप्त नहीं होगा, कोई भी आरक्षण प्रदान नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारा है, अगर कोई भी पिछड़े वर्ग का राज्य के अधीन सेवा में राज्य की राय में क्या है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उसे क्या है, आरक्षण प्रदान किया जाएगा। किसे आरक्षण प्रदान किया जाएगा?
जो पिछड़े वर्ग का है, राज्य के अंदर में रह के वर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको क्या है, राज्य की राय नहीं है उसका प्रतिनिधित्व करने में, तो भी उसे क्या है, आरक्षण प्रदान किया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में हमारा क्या है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। पहले हमारे किसका अंत किया गया था कि जो हमारे मूल अधिकारों में जो हमारे बंधन थे उनको, कि किसी को क्या है ऐसा नहीं हो कि समान अधिकार प्राप्त ना हो, किसी को किसी धर्म से रिलेटेड ऐसा ना समझा जाए कि ये नीचा है ऊंचा है, तो उसके आधार पर क्या है अब सभी को समान अधिकार दिए गए थे। अब क्या है, अस्पृश्यता का अंत किया गया था, जिसमें क्या है जो हमारे अनुच्छेद हैं, हमारे जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 35, इसमें क्या है एक अधिकार दिया गया है जिसके थ्रू से क्या होता है, हमारे अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और ये कब किया गया है, हमारा 1955 में। इसके लिए संसद ने 1955 में एक अधिनियम जो है पारित किया गया था, कौन सा, अस्पृश्यता यानी कि अपराध अधिनियम 1955 ये पारित किया गया था। इसमें क्या है कि पहले क्या होता था, कोई भी अपराधी, कोई भी दोषी होता था तो उसको क्या है अपनी सफाई देने का अधिकार प्राप्त ही नहीं होता था, उससे पहले ही क्या है उसे सजा दे दी जाती थी। अब क्या है, अपराधी को मौका दिया जाता है अपने रिगार्डिंग, अपने इनोसेंट को साबित करने के लिए उसे मौका दिया जाएगा। तो अनुच्छेद जो हमारा है 17, उसमें क्या था, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो हमारे अपराधी हैं, जो अपराध हुए हैं, उनका अंत कैसे किया जाए। इसमें हम देखते हैं एक 1976 में जो संशोधन हुआ था, उसमें क्या है कि इसके नाम में क्या है परिवर्तन कर दिया गया था। 1976 में इसको क्या किया गया था, संशोधित किया गया था। किसको किया गया था, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को संशोधित करके इसके क्या है नेम में परिवर्तन कर दिया गया था। अब क्या है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसको किस में रखा गया है, जो हमारा 1955 में जो अस्पृश्यता अधिनियम था 1955 का, उसको अब क्या किया गया था 1976 में इसको संशोधित करके इसका जो नाम है उसमें परिवर्तन करके इसको क्या रखा गया है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1975। पहले कब था हमारा अधिनियम 1955, जब इसमें परिवर्तन किया गया तो इस कब किया गया था 1975 में, और फिर इसको पूर्ण तरह से इसका नाम चेंज करके 1976 में बता दिया गया, सभी के सामने रख दिया गया। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में हमारे क्या कहते हैं कि जो उपाधियां होती हैं उनका अंत, जो उपाधियां यानी कि अंग्रेजों के टाइम में जो उपाधियां उन्हें प्राप्त थी उनका अंत किया गया था। तो वो किस में किया गया था, अनुच्छेद 18 में। तो जिन उपाधियों को अंग्रेजी सरकार ने प्रदान किया गया था उसका अंत किया, जो अंग्रेजों ने उपाधियां दी थी उनका क्या किया गया था, अंत कर दिया गया था। तो सबसे पहला क्या होता है, जो राज्य सेना होती है और विद्या संबंधी जो सम्मान जो दिए गए थे उसके सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य के अंदर जो सेना है और जो विद्या संबंधी जो सम्मान दिए गए थे सिर्फ वही रहेंगे, इनके अलावा बाकी सारी उपाधि क्या उनसे छीन ली जाएगी, उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट हमारा है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अब भारत का कोई भी नागरिक क्या है, कोई भी विदेशी सरकार है उससे जो भी उपाधि मिलती है उसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। और कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक न होते हुए भी और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है तो वह क्या करेगा, विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि तो वो क्या है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।
अब क्या है उसे कि जो नागरिक क्या है भारत का नहीं है, लेकिन उसे क्या है राज्य के अधीन में लाभ भी प्राप्त है, विश्वास भी प्राप्त है, उस पद को धारण किया हुआ है, और उसे ये सब कहाँ से, विदेशी राज्य से अगर उसे फिर कोई उपाधि मिलती है तो वो किसकी सहमति से वो ग्रहण कर सकता है, सिर्फ राष्ट्रपति की सहमति से उसे ग्रहण कर सकता है, अदरवाइज वो उसे स्वीकार नहीं करेगा। फिर क्या है, राज्य के अधीन जो उसे लाभ और विश्वास ग्रहण करने वाले कोई भी जो व्यक्ति था जो विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट थी, उपाधि थी या पद था, वो क्या है राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ये सेम वही बात आ गई। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, पहले हमने पढ़ा था समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार, अब हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें हमारे कितने तक थे, उसमें हमारे 14 से 18 तक हमारे अनुच्छेद दिए गए थे। अब हमारे क्या है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमारे अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक दिए गए हैं। अब हम स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद जो 19 है, एक अनुच्छेद 19A, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या कहा गया है। इसमें क्या किया गया है, अनुच्छेद 19A क्यों लिखा गया, क्योंकि इसमें क्या है संशोधन किया गया था। इस अनुच्छेद में क्या है संशोधन किया गया था, तो फिर इसको क्या किया गया, अनुच्छेद 19A बना दिया गया। इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति का विचार है या अभिव्यक्ति की, उसको क्या है स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। इसमें प्रावधान दिया गया है कि उसके विचार और अभिव्यक्ति की जो भी स्वतंत्रता है वो किसे देखेगी, राज्य द्वारा, भारत की राज्य द्वारा। जो हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रस्तावना लिखी गई है उसमें क्या था कि भारत की प्रभुता और अखंडता, उसमें एक वर्ड आता है भारत की प्रभुता और अखंडता। अब उसको कहाँ डिफाइन किया गया है, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में। और राज्य की जो सुरक्षा है वो मिलेगी उसे विदेशी राज्यों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, लोक व्यवस्था है, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में, और जो न्यायालय है उसके क्या है अवमान में और मानहानि या अपराध में उद्दीपन के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो अब उसमें जो स्वतंत्रता मिली है उसको क्या है राज्य द्वारा, भारत की कोई भी प्रभुता और अखंडता पर अगर कोई चोट करेगा, राज्य की सुरक्षा पे चोट करेगा, या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जो है, लोक व्यवस्था है या शिष्टाचार है या सदाचार है, उसके हित में ये जो न्यायालय का अवमान करेगा, मानहानि या कोई भी अपराध है ऐसे उत्पन्न होते हैं, तो उस पर क्या है उसके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, हमारी जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर एक आता है हमारा इसमें प्रेस की स्वतंत्रता। इसके अंदर क्या होता है, जो प्रत्याभूत और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। वाक, प्रत्याव्यक्ति, अभिव्यक्ति जो है स्वतंत्रता प्रत्याभूत की, तो इसमें क्या है कि हमें अपनी बात कहने का जो अधिकार है, हम अपनी बात कहने का अधिकार है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का अधिकार है, वो हमें प्राप्त होता है प्रेस की स्वतंत्रता से। इसके अंदर कौन कौन से तत्व शामिल किए गए हैं, एक तो सूचना के सभी स्रोतों तक पहुंचने की स्वतंत्रता है हमें, फिर सूचना को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता है हमें, फिर प्रकाशित सामग्री के प्रसार, विक्रय तथा प्रचार की भी स्वतंत्रता है हमें। सूचना के सभी स्रोत, जैसे हम मीडिया यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम न्यूज़पेपर यूज कर सकते हैं, रेडियो यूज कर सकते हैं, टेलीविजन यूज कर सकते हैं, तो ये सब क्या है हमें स्वतंत्रता प्राप्त है कि इनके द्वारा क्या है हम अपनी जो भी सूचनाएं हैं, सभी सूचनाएं जो भी स्रोत हैं उन सभी को क्या है उन तक पहुंचने की हमारे पास क्या है स्वतंत्रता है। फिर हमें क्या है सूचना को प्रकाशित करने की, यानी कि जो न्यूज़पेपर में छापते हैं, जो न्यूज़पेपर में छापते हैं
उसकी भी हमें क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त है। फिर जो प्रकाशित सामग्री होती है, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया या कोई बुक हो गई, हमारा कोई नोवेल हो गई, तो उन चीज़ों को प्रचार प्रसार और हमारा क्या है, विक्रय, बेचने की भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। फिर प्रेस परिषद का जो गठन है, पहले हमने पढ़ा था प्रेस की स्वतंत्रता, अब उसका गठन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको मान्यता देने के लिए प्रथम प्रेस आयोग द्वारा 1954 में प्रेस परिषद का गठन किया गया। कब किया गया था ये गठन हमारा? 1956 में। प्रेस परिषद का हमारा गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया था प्रेस परिषद का गठन। और 1954 में क्या होता है, परिषद के लिए कुछ सुझाव दिए जाते हैं प्रथम प्रेस आयोग द्वारा। प्रथम प्रेस आयोग 1954 में, प्रथम प्रेस आयोग हमारा कब था? 1954 में, जिसके अंदर क्या दिए गए थे, कुछ सुझाव दिए गए थे। और फिर इसको क्या है, 1956 में प्रेस परिषद का एक गठन बनकर तैयार किया गया। इसके जो एक अध्यक्ष, इसमें कितने थे? एक अध्यक्ष थे और 28 सदस्य थे। और कोई भी व्यक्ति प्रेस परिषद का जो है सदस्य केवल 2 बार हो सकता है। 28 जो सदस्य हैं वो सिर्फ क्या है, 2 ही बार प्रेस परिषद के उस गठन के अंदर सदस्य बन सकते हैं। उसके अलावा उनके पास कोई अधिकार नहीं है, 2 से ज्यादा बार वो उसके सदस्य नहीं बन सकते। तो ये था हमारा प्रेस परिषद। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 का ए के अंदर ख पार्ट, उसके अंदर क्या बताया गया है। इसमें तो हमारा प्रेस से रिलेटेड आ गया, सूचना से संबंधित आ गया। नेक्स्ट में क्या है, जो शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसमें क्या है, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की जो स्वतंत्रता हमें वो प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 19 का जो ए का जो गै पार्ट है उसमें क्या है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि आपस में मिलकर, संगम यानी कि आपस में मिल जाना। और जो संघ है, जो राष्ट्र, जो संघ क्या है हमारा, संघ हमारा राज्यों से रिलेटेड है, तो उसकी हमें क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त है। फिर घ भाग में हमारा क्या है कि भारत में सर्वत्र स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यानी कि हमारा जहाँ जी चाहे हम वहाँ पर पूरे इंडिया में घूम सकते हैं, हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि हम अब जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकते, या हम नीचे केरला या महाराष्ट्र में कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं, बॉम्बे नहीं जा सकते। तो हम क्या है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। फिर अनुच्छेद 19 का जो है, अनुच्छेद 19 का जो 19A का जो 5वां भाग है उसमें क्या बताया गया है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके अंदर क्या है, कहीं पे भी हम निवास कर सकते हैं, बस से जाने की भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। ये नहीं है कि हम अपना पर्सनल व्हीकल लेके ट्रैवल करेंगे, अदरवाइज हम ट्रैवल नहीं कर सकते। हम कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी होटल में रुक सकते हैं, वहाँ पे हम रह सकते हैं, बस के द्वारा हम जा सकते हैं। फिर 19 का जो हमारा 6 भाग है उसमें क्या है, जो वृत्ति है, उपजीविका है, व्यापार है, और उसके क्या है, उसके अलावा बाहर करने की जो स्वतंत्रता है वो भी हमें प्राप्त होती है। कि अब ये नहीं है कि हम अपने ही क्षेत्र में रह के व्यापार कर सकते हैं, हम कहीं पे भी जाके अपना व्यापारिक कारोबार है वो शुरू कर सकते हैं। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में हमारा क्या आता है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपराधी साबित हो जाता है, अगर उसका दोष साबित हो जाता है, तो उसमें वो अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को दोषी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उससे किसी भी लागू कानून का उल्लंघन ना किया हो। दोष सिद्धि कब होती है, जब उसने कोई कानून तोड़ा हो। जब तक उसने कोई कानून ही नहीं तोड़ा तो क्या वो अपराधी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता कि उसने ये उल्लंघन किया है, इस कानून का उल्लंघन किया है,
तब तक उसको क्या है, दंड नहीं दिया जाएगा, तब तक उसे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है इसमें कि कोई भी एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है, 2 बार नहीं। जैसे उसने कोई अपराध किया, बाई चांस उसने कोई अपराध किया, अगर उसे पहले ही सजा मिल चुकी है तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट डिसीजन देगा उसके बाद में फिर उसे उतनी सजा काटनी पड़ेगी। उसने जितना टाइम पीरियड जेल में काटा है, उसने अगर 2 साल तक जेल में काट लिए हैं, तो क्या करेगी, जब उसका डिसीजन हो जाएगा, जब उसका फैसला आ जाएगा, तो वो उसकी सजा से 2 साल क्या है, कम कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसी अपराध के लिए उसे 2 बार सजा मिलेगी, जितना उसने काट लिया उतनी उसकी कंप्लीट हो गई है। अगर उसको सजा 2 ही साल की मिली है तो उसने 2 साल कंप्लीट वो पहले से कर चुका है, अब उसे दोबारा से 2 साल की सजा नहीं दी जा सकती। फिर नेक्स्ट है, वो क्या है, अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसे क्या है, ऐसा नहीं है कि तुझे अपने खिलाफ क्या सबूत लाके देने हैं, उसके लिए ये जरूरी नहीं है, उसे कोई भी बाध्य नहीं कर सकता है, कोई भी उसे इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा नहीं सकता कि उसे ये बुलाया जाए कि तू खुद को ये साबित कर दे कि हाँ अपराध तूने किया है, ऐसा कोई भी उनसे नहीं करवा सकता है। फिर है अनुच्छेद 21, वो पढ़ा था हमने अनुच्छेद 20, अब हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है, कोई भी व्यक्ति है अगर उसके प्राण और देहिक उसकी क्या है स्वतंत्रता प्राप्त है, और ये किसके द्वारा प्राप्त है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अनुच्छेद को सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक हो गया है आज पीपीटी में, के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है तभी उसको क्या है, उसके अनुसार ही उसकी स्वतंत्रता से रिलेटेड उसे वंचित रखा जाएगा, अदरवाइज उसे वंचित नहीं रखा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या है, इस पर समय समय पर क्या किए गए हैं, कुछ अधिकार जो जीवन अधिकार में शामिल किए हैं। एक तो क्या शामिल किया, हमारा गरिमा के साथ जीने का अधिकार, एक तो हमें गरिमा के साथ गौरव के साथ जीने का अधिकार है। कोई भी हमारी गरिमा को ठेस पहुंचाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय के पास जा सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं। फिर क्या है, जीर्णोपार्जन के साधन प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि जीने के लिए जो साधन हमें प्राप्त होने चाहिए, जो साधन हमें प्राप्त होने चाहिए वो हमें प्राप्त करने का अधिकार है। फिर है गोपनीयता या निजता का अधिकार। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमने कई जगह ये देखा होगा ना कि अगर कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या है, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो, आपका नाम क्या है, गोपनीय रखा जाएगा। आपकी जो आइडेंटिटी है उसे क्या है, बाकियों से छुपा के रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबके सामने ये बता दिया जाए, या अगर कहीं पे भी कोई भी क्राइम हो रहा है, अगर आप पुलिस को कॉल कर रहे हैं तो भी क्या है, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा, ताकि उससे आपकी जो है सुरक्षा है वो बनी रहे। फिर नेक्स्ट है शरण पाने का अधिकार। फिर विदेशी यात्रा का अधिकार। तो इसके अंदर हमें जो स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई है, अनुच्छेद 21 में हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए हैं उनके बारे में बताया गया था। एक तो हमें क्या अधिकार प्राप्त था कि हम कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, जीवन यापन के साधन प्राप्त कर सकते हैं, कहीं पे भी अपनी गरिमा के साथ जीने का अधिकार हमें प्राप्त है, शरण पाने का अधिकार प्राप्त है, कहीं पे भी हम विदेश की यात्रा कर सकते हैं, चिकित्सा सुविधा पाने का भी अधिकार प्राप्त है, और स्वच्छ पर्यावरण का भी हमें अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 21 का जो ए पार्ट है उसके अंदर क्या है, एक संशोधन हुआ था। अनुच्छेद 21 का जो ए पार्ट है वो कौन से संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था, हमारा
86वें संशोधन के द्वारा जो अनुच्छेद 21 का जो ए पार्ट बनाया गया है, ए भाग या क्या भाग बनाया गया है, ये किस संशोधन के अंडर में बनाया गया है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के अंतर्गत बनाया गया है, जिसमें क्या कहा गया है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो सर्व शिक्षा अभियान है वो भी क्या है? इसी के अंतर्गत चलाया गया है, ताकि बच्चों को क्या है? निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। ऐसा ना हो कि कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के रह जाए। इसीलिए उन्हें क्या है? किसी भी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, अगर उनके बच्चे की उम्र 6 से 14 साल है तो उन्हें बिना पेमेंट की क्या है? शिक्षा प्रदान की जाएगी। उनकी बुक्स का खर्चा, उनके खाने का खर्चा सब कौन देखता है? गवर्नमेंट देखती है। फिर अनुच्छेद 22 के अंदर क्या गया है कि जो गिरफ्तारी होती है, कुछ दशाओं में अगर गिरफ्तारी होती है किसी पर्सन की और उसका जो निरोध होता है, उसको कैसे संरक्षण दिया जाए, तो उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21 में यदि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उससे क्या करना है? यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसे बिना रीजन बताए उसे गिरफ्तार करके ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। उससे पहले उसको क्या है? जो भी उसके अरेस्ट वारंट है वो उसे दिखाए जाएंगे कि आपको किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है, किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है, वो सब उसे बताना पड़ेगा। और उसे अपनी प्रतिरक्षा के लिए विधि व्यवसाय से परामर्श करने का भी अधिकार प्राप्त है। यानी कि अपनी प्रतिरक्षा के लिए वो क्या कर सकता है? अपने वकील से राय ले सकता है, ये अधिकार उसे प्राप्त होगा। फिर नेक्स्ट जो है उसे क्या है? गिरफ्तारी के 24 घंटे तक ही कहाँ रखा जा सकता है? जेल में रखा जा सकता है। अगर 24 घंटे से ज्यादा आप उन्हें बिना कोर्ट में पेश किए अपने पास रखते हैं तो ये आपको अधिकार प्राप्त नहीं है। उसे क्या करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर। फिर इसके अंदर क्या है? अगर शत्रु कोई अन्य देशी हो, अगर शत्रु कोई क्या हो? बाहर का हो, तो उसका भी इसमें प्रावधान किया गया है। निवारक निरोधक अधिनियम के द्वारा निरोध किए गए व्यक्तियों को, शत्रु अगर अन्य देशी हो तो क्या है? निवारक निरोधक जो अधिनियम है उसके द्वारा क्या है? निरोध किए गए व्यक्ति को क्या किया जाएगा? जो सजा है, जो मापदंड है, वो उसी के आधार पर दिए जाएंगे। फिर हमारा आता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम हमारा कौन सा है? 1980। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब हमारा लागू हुआ था? 1980 को। इसमें एक कानून बनाया गया था। कौन सा कानून? रासुका। कानून का नाम क्या है? रासुका कानून। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक सलाहकार परिषद होती है। इसके अंदर एक सलाहकार परिषद होती है जिसके अंदर क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीशमा है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्याय करने वाले हैं, तो वो व्यक्ति क्या है? न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो वही होगा। सलाहकार कौन होगा? इस परिषद के जो सलाहकार परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होगा? जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। किसमें? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहले हमने कौन कौन से अधिकार पढ़े हैं? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम पढ़ रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है कि मानव के कोई भी व्यक्ति है उसके क्या है? दुराचार के कारण इसी पर अगर उसका क्या है? निगार और उसके क्या है? बाल श्रम का प्रतिषेध किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति क्या है? दुर्व्यापार कर रहा है तो उसको क्या है? नकारा जाएगा और उसके जो बाल
बलात् श्रम है, जो छोटे बच्चों से जो काम करवाए जाते हैं उसका भी क्या है, प्रतिषेध किया जाता है। किसमें किया जाता है? अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि आप उनका विरोध कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है? जो 14 वर्ष से कम आयु के, जो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें क्या है, कहीं पे भी कारखानों में काम नहीं करना पड़ेगा और उनकी जो है परिसंकट में अगर स्थानों पर अगर कोई भी ऐसा काम कर रहा है तो वहां पे क्या है, आप उनकी रोक टोक करवा सकते हैं। आयु कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक होते हैं उन्हें किसी भी कारखाने में काम करने नहीं दिया जाएगा, ऐसे स्थानों पे काम करने नहीं दिया जाएगा जहां पे उनके जीवन में क्या है, संकट उत्पन्न हो। तो ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म से रिलेटेड जो हमें अधिकार प्राप्त है वो आते हैं हमारे अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। पहले आया था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर किसी का कहीं भी शोषण होता है, किसी भी प्रकार से होता है, तो वहां पे क्या होगा, आप अपने जो है अधिकारों के लिए कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये हमें जो रिसेंटली जो हमारी क्लासेस हुई थी उनमें भी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम किसका दरवाजा खटखटा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद 25 को हम पढ़ेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को, स्वभाव को उसके अपने रूप से मानने, आचरण करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। अनुच्छेद 25 में कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को, उसके आचरण को, उसके प्रचार को, उसके प्रसार को क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक क्या है, प्राप्त कर सकता है। फिर इसके अंदर क्या आता है, जो लोक व्यवस्था की गई है उसमें सदाचार और जो स्वास्थ्य है उसके अधिकार पर क्या होता है, इसको प्रतिबंध किया जा सकता है। सिर्फ इसको कब प्रतिबंध किया जा सकता है? लोक व्यवस्था के अंदर अगर सदाचार और स्वास्थ्य के रिगार्डिंग अगर कुछ ऐसा आता है तब क्या है, सिर्फ इसे बंद किया जा सकता है। अदरवाइज ऐसा कोई रीजन नहीं है कि कोई आपको रोक टोक लगाए। जैसे कि जो सिख धर्म है वो कृपाण धारण करते हैं, ठीक है, ये उन्हें अधिकार प्राप्त है कि वो कर सकते हैं। लेकिन जब आप कहीं पे भी, जैसे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर आप कहीं पे भी टेस्ट करवाने जाते हैं तो आप उस टाइम अपनी कृपाण आपको निकालनी पड़ेगी। उस टाइम आप अपनी कृपाण को नहीं रख सकते हैं अपने पास। तो ये क्या होता है, स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि लोक व्यवस्था को लेकर, जैसे कि आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, आपको एक टाइम के लिए अपनी ये चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। अनुच्छेद 26 में क्या कहता है कि जो भी धार्मिक कार्य होती है उसके प्रबंधन की जो है हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जैसे स्थावर संपत्ति होगी, जंगम संपत्ति होगी, ये क्या है, इसके हमारे पार्ट हैं अनुच्छेद 26 के अंदर कि हम कौन कौन से, जैसे कि जो धार्मिक कार्य होते हैं उसके प्रबंधन होते हैं उनको कैसे। जंगम संपत्ति, जो भी हमारा चंदा इकट्ठा होता है, मान के चलिए जो भी आप डोनेशन देते हैं वो हमारी क्या है, धर्म के अंदर जो संपत्ति होती है वो स्थावर संपत्ति। अगर किसी ने क्या है, कोई जगह डोनेट की है, कोई स्थान डोनेट किया है तो वो क्या है, स्थावर संपत्ति है। फिर अनुच्छेद 27 में क्या होता है
कि इसके अंदर कोई विशेष धर्म के व्यक्ति के लिए कर देने की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में बताया गया है कि आपको क्या है, जो धार्मिक संप्रदाय है वो क्या है कि लोगों से शुल्क नहीं ले सकते। उनका क्या है, जो शुल्क है, उनका जो कर है वो माफ किया जाएगा। संप्रदाय के किसी भी कार्य के आयोजन करना है तो राज्य ऐसे कोई भी कार्य के लिए उनके धार्मिक संप्रदाय के लिए लोगों से शुल्क या कर नहीं ले सकता है। फिर अनुच्छेद हमारा आता है 28। अनुच्छेद 28 में हमारा क्या है कि राज्य द्वारा अगर कोई भी शिक्षण संस्थान जो है जहाँ पे धार्मिक शिक्षा प्रदान अगर कोई करता है तो वो ऐसा नहीं है कि राज्य की अनुमति के द्वारा किया जाएगा, नहीं। किसी भी राज्य के अंदर जो है शिक्षण जो संस्था है उसमें क्या है, धार्मिक शिक्षा प्रदान अगर की जाती है तो उसे क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस दिया जाएगा, उसे बंद करवाया जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई भी राज्य, ऐसी कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं बनाता है जिसमें आपको स्टडी के साथ स्पेशल किसी भी धर्म को अपनाना पड़े या किसी धर्म की बुक्स को पढ़ना पड़े। अगर किसी भी ट्रस्ट ने शिक्षण संस्था को स्थापित किया है, अगर कोई भी ट्रस्ट शिक्षण संस्था को स्थापित करता है तो उसका क्या है, प्रशासन जो है वो कौन करता है, राज्य करता है। वहाँ क्या है कि आप धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। धार्मिक शिक्षा कहाँ प्रदान कर सकते हैं कि अगर आपने कोई ट्रस्ट ओपन कर रखी है तो वहाँ पे आप क्या है, जैसे कई लोग क्या है बच्चों को राधे राधे सिखाते हैं, तो कई लोग क्या है बच्चों को रामायण सिखाते हैं, कई लोग बच्चों को महाभारत के पाठ सिखाते हैं। तो ये सारी क्या है, किसी संस्था के द्वारा, किसी ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया क्या है शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर ही। और वो सारा काम किसके अंडर में होगा, राज्य के प्रशासन के अंडर में काम करेगा वो भी। नेक्स्ट आता है हमारा धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में सम्मिलित होने की जो स्वतंत्रता है वो दी जाती है। आप जाकर धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार है, लेकिन आपको जबरदस्ती कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है। आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है कि आप इस धर्म की उपासना करें। फिर है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें आता है हमारे अनुच्छेद 29 और 30। इसमें क्या है कि जो भारत के जो राज्य क्षेत्र है और किसी भी भाग का जो निवासी है तो उनके नागरिकों को क्या है, किन्हीं अनुभाग को जो अपनी भाषा है, लिपि और संस्कृति है उसको बनाए रखने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ रह रहे हैं सिर्फ वहीं की भाषा बोल सकते, अपनी जो मदर टंग है उसे यूज़ नहीं कर सकते, अपनी लिपि को यूज़ नहीं कर सकते, या अपनी संस्कृति है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आपको ये क्या है, एक अधिकार प्राप्त है कि आप भारत के जो किसी भी राज्य या क्षेत्र से या किसी भी भाग से हैं, कहीं पे भी निवास कर रहे हैं, तो आपको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30, जिसमें क्या है, धर्म या भाषा पर आधारित प्रत्येक अल्पसंख्यक क्या है, अपनी रुचि की शिक्षण संस्था को स्थापित करने तथा प्रशासन करने का अधिकार है। जैसे कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो क्या है, अपनी भाषा को लेकर, अपने धर्म को लेकर जो इसमें रुचि रखते हैं, जो उस शिक्षण में रुचि रखते हैं, जैसे कि रामायण को पढ़ना, थोड़े टाइम पहले अयोध्या को लेकर जो बहुत कुछ हुआ है उसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, अगर आप वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो वो क्या है, आपको अधिकार प्राप्त है। फिर पहले हमने अल्पसंख्यक के बारे में पढ़ा था, अब इसमें हम पढ़ेंगे दो अल्पसंख्यक कौन से हैं। एक तो भाषा व धर्म के आधार पर है, सेकंड क्या है, यदि कोई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था है तो वो क्या करेगी, अल्पसंख्यक और अन्य वर्गों को
जो अनुच्छेद पात होता है वो हमारा कितना होना चाहिए, 60-40 होना चाहिए। उसमें अनुपात कितना होना चाहिए हमारा, 60-40 होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे अनुपात आएगा। अन्य वर्गों का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए, कितना बहुमत इन्हें प्राप्त होना चाहिए, हमारा 60-40 प्राप्त होना चाहिए। अगर आपको अल्पसंख्यक शिक्षण जो संस्था है उसको अगर काम में लाना है तो आपके लिए इतना बहुमत प्राप्त होना चाहिए, इतना लोगों का सहयोग, अन्य वर्गों का सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आता है हमारे अनुच्छेद 32 से 35। अनुच्छेद 32 में क्या कहता है कि जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे क्या बोला गया है, हमारे संविधान की आत्मा भी बोला गया है। और ये किसने बोला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को या संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा बोला है। और किसके द्वारा बोला गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी राज्य मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध क्या है, उपचार प्राप्त करने के लिए संविधान के जो अनुच्छेद 32 है उसके अधीन वो क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अधीन अब वो क्या है, उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। और वहां पे क्या है, अनुच्छेद 226 के अधीन उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकता है। रिट याचिका के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो उसमें क्या है कि वो अपनी रिट जो है वो याचिका है वो वहाँ पे दायर करवा सकता है कि मेरे अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। ये अधिकार किसे प्राप्त है, नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने अधिकारों का हनन अगर होता है तो वो कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। अब क्या है, संवैधानिक उपचार है उनकी संख्या कितनी है। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक तो इसमें आता है हमारा प्रशासन, एक आता है निजी व्यक्ति। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या आता है, एक तो प्रशासन आता है, दूसरा निजी व्यक्ति। निजी व्यक्ति क्या है, कोई भी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, निजी व्यक्ति में कोई भी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो है फैसिलिटी उपलब्ध है। फिर है परमादेश। परमादेश कब कौन लागू कर सकता है, हमारा राष्ट्रपति होता है, वो क्या कर सकता है, परमादेश लागू कर सकता है। ये क्या है, सबसे व्यापक है कि अगर हमें कोई भी उपचारों से अगर वंचित रखा जा सकता है तो वो सिर्फ संवैधानिक उपचारों से कब वंचित रखा जा सकता है, जब राष्ट्रपति द्वारा परमादेश लागू किया जाएगा, सिर्फ तभी। एक होता है प्रतिबंध लगाना, अगर किन्हीं न कारणों से क्या होता है, प्रतिबंध लग जाता है, तब हम उससे क्या है, दूर रह सकते हैं। फिर उत्प्रेषण, फिर अधिकार प्रच्छा, अगर ये कारण है तो उनसे क्या होगा, हमारा जो है संवैधानिक उपचारों की जो संख्या है वो बताई गई है कि किन किन कारणों से हमें उनसे वंचित रहना पड़ सकता है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में सशस्त्र सैनिकों को या अर्ध सैनिकों बलों को नियोजित किया जाता है, जिसमें क्या है, मूल अधिकार अगर प्रभावित होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या है, उस मूल अधिकार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कोई भी रिट जो है दायर नहीं किया जा सकता। अगर जो है सशस्त्र सैनिकों को और अर्ध सैनिकों बलों द्वारा अगर मूल अधिकार को क्या है प्रभावित किया जा रहा है, तो मूल अधिकार क्या होते हैं, उनको लेकर हम क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और उच्च न्यायालय जा सकते हैं। उसमें अपनी क्या है, रिट दायर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सैनिकों के खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता, उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था वर्डिंग में।
अनुच्छेद 34 नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 34। इसमें क्या है कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई सैन्य कानून की घोषणा की जाती है, सैन्य कानून की घोषणा की जाती है, तो वहां पे क्या है, अगर कोई मूल अधिकार प्रभावित होता है तो ऐसे में क्या है, ऐसी स्थिति में मूल अधिकारों को कोई भी क्या नहीं दी जाएगी, वरीयता नहीं दी जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पे मूल अधिकारों को देखा जाएगा, उन हर चीजों को देखा जाएगा। अब आप ये सोचो कि हमें कहीं पे भी जाने का अधिकार है, हम अपने धर्म के समूह को लेके जा सकते हैं, और अगर कहीं पे क्या है, अगर धारा लागू हो जाती है, कहीं पे क्या है सैन्य कानून लागू हो जाता है, तो वहां पे क्या है, आप दो इंसान एक साथ भी नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप ये चीज लेके अगर आप कोर्ट के पास जाते हैं कि वहां पे हमें रोका गया है, तो वहां पे कोर्ट क्या है, आपकी बात की जो सुनवाई है वो नहीं करेगी। तो ये था हमारा अनुच्छेद 34, और इसी के साथ हमारे जो है आज का जो भाग 3 मूल अधिकार, वो हमारे यहीं पे क्या होते हैं, खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। होपफुली आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा इस क्लास में। और अगर आपको कोई भी चीज़ में लगे कि हमारी कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।